Hello friends, how are you all? And today I'm going to discuss theory of Piaget, which is very important topic in your child development and pedagogy. So in the previous lessons, I have covered up a brief introduction of the Piaget, Jean Piaget, and today's class I'm starting from the theory of Piaget. So the theory of Piaget, first of all, what we can do, we learn about the schemas. According to Piaget, schemas are the units of knowledge because schemas क्या होते हैं? Building blocks of knowledge जो कहा है. According to Piaget, schemas is the building blocks of knowledge कि आप क्या चीज perceive करते हैं, उसकी image आपके माइंड में बन जाती है, उसका schema आपके माइंड में बन जाता है. जो knowledge आप perceive करते हैं, जो आप gain करते हैं, जो किस चीज में आपको help करता है चीजों को समझने में, which helps us to understand the world. वेरियस स्कीमास आर लिंक टू वन अनदर. आपकी जो अपनी एक नॉलेज है, जो ऑलरेडी एक प्रीवियस नॉलेज है, एक नई नॉलेज जब आपको मिलेगी तो वो एक दूसरे के साथ लिंक करने में आपको हेल्प करती है. जो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, जब आपको कोई नई चीज पता चलती है तो क्या होता है, उससे आपके माइंड में एक डिफरेंट डिफरेंट इमेज बनती है, डिफरेंट डिफरेंट स्कीमास बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसे हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक बच्चे ने अगर एक 4-legged एनिमल देखा विद अ टेल, ठीक है, एक 4-legged एनिमल है विद अ टेल एंड कम टू नो दैट इट इज अ हॉर्स, और बच्चे ने क्या समझा कि ये हॉर्स है क्योंकि इसके 4 पैर हैं, एक टेल है. तो उसके माइंड में क्या इमेज बन गई? द स्कीमा फॉर हॉर्स वुड बी फॉर्म. तो उसके माइंड में हॉर्स की एक इमेज बन गई कि जिसके 4 पैर होंगे एनिमल के, टेल होगा, वो हॉर्स होगा. फिर क्या हुआ? लेटर द चाइल्ड सी अ काउ एंड कॉल्स इट्स अ हॉर्स. उसके बाद क्या हुआ? अब बच्चे ने समझ लिया था जिसके 4 पैर होते, एक टेल होती है. जब उसने काउ को देखा तो उसने उसको भी हॉर्स बोला. क्यों? क्योंकि जो उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था, उसके अंदर यही चीज थी कि जिसके 4 पैर होंगे, एक टेल होगी, वो हॉर्स होगा. बट द पेरेंट्स टेल दैट इट इज नॉट अ हॉर्स बट अ काउ. तो पेरेंट्स उसको बताते कि नहीं बेटा, ये हॉर्स नहीं है, इट्स अ काउ. सो द चाइल्ड विल मॉडिफाई. देखिए यहाँ टर्म क्या यूज की जा रही है? मॉडिफिकेशन. कि बच्चे ने फिर चीजों को मॉडिफाई किया कि जो उसने पहले देखा था वो हॉर्स था, लेकिन जो ये है ये काव है. अब उसने ये किस चीज पे डिफरेंशिएट किया? उसने देखा होगा कि 4 पैर एक टेल है, लेकिन हॉर्स की शेप अलग थी, हॉर्स का कलर अलग था, काव का कलर अलग है और एक स्पेसिफिक शेप है. तो इस बेसिस पे उसके माइंड में नॉलेज जो है वो मॉडिफाई हुई, मॉडिफिकेशन हुआ. जो उसके पास नॉलेज थी, जो उसके पास प्रीवियस नॉलेज थी, जब उसने हॉर्स को देखा था, फिर जब उसने काव को देखा तो उसके पास नई नॉलेज आई, तो उसके माइंड में एक नया स्कीमा बना, मॉडिफिकेशन हुआ उसके नॉलेज में. अब स्कीमा काउ के लिए क्या बना? 4-legged एनिमल विथ टेल एंड 5 feet इन हाइट एंड स्पेसिफिक शेप. भाई 4-legged एनिमल है, टेल है, हाइट उसकी काउ की कितनी है? 5 feet है, और लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक शेप है. इस बेसिस पे बच्चे ने काउ का अपने माइंड में एक स्कीमा बनाया. मॉडिफाइड स्कीमा फॉर द हॉर्स. पहले उसने हॉर्स को देखा था, हॉर्स को देखा, फिर उसने काउ को देखा तो उसने उसको भी हॉर्स बोला. नहीं, अब वो डिफरेंशिएट कर सकता है दोनों चीजों में. अब उसके माइंड में एक मॉडिफाइड स्कीमा, एक मॉडिफाइड इमेज बन चुकी है हॉर्स को लेके कि वो भी 4-legged एनिमल है विद टेल है, इतनी हाइट है, बट उसकी अपनी एक स्पेसिफिक शेप है. तो इस तरह से क्या होता है, जब आपकी पुरानी नॉलेज के साथ आपकी नई नॉलेज को आपको पता चलता है, फिर आपके माइंड में एक मॉडिफिकेशन होता है. मतलब आप चीजों को अच्छे से मॉडिफाई करके समझ पाते हो कि अच्छा नहीं, इन दोनों चीजों में एक डिस्क्रिमिनेशन था. आपके पास एक नई नॉलेज आती है. लेटर द चाइल्ड सी अ स्मॉल हॉर्स. उसके बाद क्या? वो बच्चे ने एक छोटा हॉर्स देखा और उसको उसने क्या बोल दिया? डॉग. लेकिन पेरेंट्स उसको सही करते और बताते कि इट्स अ स्मॉल हॉर्स. तो फिर बच्चे के माइंड में जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था हॉर्स को लेके, बच्चे ने उससे चीजों को रिलेट करके देखा और फिर बच्चे ने समझा कि ओके, वो बड़ा हॉर्स था, ये हॉर्स का बेबी है, इट्स अ स्मॉल हॉर्स. तो मॉडिफाइड स्कीमा क्या बना बच्चे के माइंड में? दैट द 4-legged एनिमल विद टेल एंड द 5 feet इन हाइट एट स्पेसिफिक शेप टू हॉर्स इज हॉर्स. द हॉर्स स्मॉल भी हो सकता है, 4-legged होंगे उसके भी, और वो बिल्कुल सिमिलर होगा बड़े वाले हॉर्स से. सो विद एक्सपीरियंस एग्जिस्टिंग स्कीमास जो थे बच्चे के माइंड में, जो एक एग्जिस्टिंग स्कीमा बना हुआ था वो मॉडिफाइड हो गया, और एक नया स्कीमा जो था वो फॉर्म हो गया. एक नई इमेज, एक नई नॉलेज बच्चे को मिल गई. इसलिए हम स्कीमा को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज कहते हैं. समटाइम्स पर्सन सी न्यू थिंग्स बट दे आर नॉट रेडी टू चेंज स्कीमास. कई बार क्या होता है, आपके पास अपनी एक नॉलेज होती है, आप उसको लेके इतना रिजिड हो जाते हो कि आप एक नई नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. तो एट दैट टाइम what we can do, we call these types of peoples are old fashioned peoples or biased to one set of information. मतलब कि जिसके पास जो नॉलेज है वो उसी के साथ रहना चाहता है, उसको चेंज नहीं करना चाहता, उसको मॉडिफाई नहीं करना चाहता. ये बात इसमें कही गई है. तो स्कीमास क्या होता है? अब आप
में पता चल चुका है कि स्कीमास के बारे में मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट दे दिया है, तो अब आप समझ सकते हैं कि स्कीमास किस तरह से बनते हैं। इसको हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं इंटेलिजेंट बिहेवियर का। इसको आप मेंटल टेम्पलेट्स भी कह सकते हैं। ये एक तरीका है कि नॉलेज को आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। It is useful to think of schemas as units of knowledge, each relating to one aspect of the world, including objects, actions, and the abstract concepts. ये आपको सोचने के लिए हेल्पफुल होता है कि जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज और जो आपने नई नॉलेज गेन की, फिर चाहे वो किसी वर्ड से रिलेटेड हो, किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो, किसी एक्शन से रिलेटेड हो, या आपके एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, उसमें आपको हेल्प करता है। Child existing schemas are capable of explaining what it can perceive around it. जो बच्चे का ऑलरेडी एक नॉलेज है, वो किस चीज की कैपेबिलिटी उसके अंदर करती है, बच्चों को कैपेबल बनाती है चीजों को लेके एक्सप्लेन करने की, जो चीजें वो अपने आसपास देख रहा है, जो चीजें वो अपने आसपास समझ रहा है, परसीव कर रहा है। A schema can be defined as a set of linked mental representations of the world which we use both to understand and to respond to situation. दैट मीन्स कि जो आपका स्कीमा है, जो आपकी नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं लिंक करती है आपकी मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, आप किस तरह से चीजों को परसीव करते हैं, किस तरह से चीजों को समझते हैं, और फिर उस सिचुएशन में किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये था हमारा स्कीमा। फिर आता है आपका एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, ये सब चीजें बड़े नोन वर्ड्स हैं, बड़े नोन डेफिनेशंस हैं, लेकिन इससे रिलेटेड काफी डिफरेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब एसिमिलेशन क्या होता है, यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और द सिचुएशन। आपके पास अपनी एक नॉलेज है, लेकिन जब आप किसी नई ऑब्जेक्ट के साथ, नई सिचुएशन में, किसी भी नया एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी चीज का, तब आपके माइंड में एक नया स्कीमा बनता है। फिटिंग अ न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीमा इज कॉल्ड एसिमिलेशन. It is the process of adjusting or manipulating existing schemas due to in the existing schema. देखो अकोमोडेशन और assimilation में डिफरेंस क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, आप सिर्फ ऐड करते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन को, आप मॉडिफिकेशन नहीं करते, सिर्फ ऐड होता है आपका इन्फॉर्मेशन में एक नई इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब आप अपनी थिंकिंग को, अपने स्कीमा को चेंज करते हैं, whether you change or modify your schema, your experience, your understanding, your knowledge, तब उसको हम बोलते हैं accommodation. और एसिमिलेशन और अकोमोडेशन किस चीज के प्रोसेस के अंदर आते हैं, दैट्स कॉल्ड अडेप्टेशन. अडेप्टेशन तो हो गया ना कि जब आपके पास ऑलरेडी कोई नॉलेज है, फिर आप एक नई चीज को अडेप्ट कर रहे हैं अपने अंदर, एक नई नॉलेज को ले रहे हैं, एसिमिलेशन. एक नई नॉलेज को मॉडिफाई करके आप अपने अंदर एक चेंज लेके आ रहे हैं, दैट्स कॉल्ड अकोमोडेशन. तो ये एक तरह से हो तो गया अडेप्टेशन आपका. इसीलिए एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन किस प्रोसेस के अंदर आते हैं, आपके अडेप्टेशन के अंदर आते हैं. इक्विलिब्रियम क्या होता है, the state of balance between the assimilated information and the information you encounter into the outside world. इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो नॉलेज है उसको आप बैलेंस बना पाए. एसिमिलेशन दैट मीन्स कि आपने अपनी नॉलेज में जब कोई नई इन्फॉर्मेशन ली, और वो इन्फॉर्मेशन जो आपको अपने बाहर के दुनिया से मिल रही है, जब आप उन दोनों के बीच बैलेंस बना पाए, डिस्क्रिमिनेट कर पाए, दैट मीन्स कि आप एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में हैं. और जब आप ना कर पाए, इम्बैलेंस हो जाए, आप रिजिड हो जाए अपनी एक इंफॉर्मेशन को लेकर, आप उसे चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, देन इट इज डिसइक्विलिब्रियम. अभी कुछ क्वेश्चंस है जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस है और आपको काफी हेल्पफुल होंगे आपकी नई नॉलेज गेन करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए. जो आपने पढ़ा है आप उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी. तो सीता हैज लर्न्ड टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड. सीता क्या करती है, सीता ने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है, दैट मीन्स लर्नड. सीता ने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है कि दाल चावल को हाथ से खाना है. व्हेन शी इज गिवन दाल एंड राइस, उसने बहुत इजीली उसे मिक्स किया और उसे खाना शुरू कर दिया. उसने अपनी नॉलेज में कोई नई चीज ऐड नहीं की. दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. अगर उसको कोई नई चीज दी जाती, उसको फॉर्क दिया जाता, उसको स्पून दिया जाता खाने के लिए, फिर वो सोचती कि कैसे खाना है, दैट मीन्स कि वो उसमें एक चेंज करना है, तो फिर अकोमोडेशन आता. बट उसको ऑलरेडी पता था कि कैसे खाते हैं, उसको दाल चावल अलग अलग दिए, उसने दाल चावल को मिक्स किया और खा लिया, तो यहाँ उसने कोई नई नॉलेज तो नहीं ली, तो दैट मीन्स एसिमिलेशन. फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा. जब आप अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में कोई नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं, तब हमारा क्या कहलाता है, वो इट्स वेरी सिंपल, एसिमिलेशन कहलाता है. पियाजे थ्योरी के अकॉर्डिंग the process by which the cognitive structure is modified. जब आप अपनी नॉलेज को मॉडिफाई करते हैं, तब एसिमिलेशन होता है, स्कीमा होता है, परसेप्शन होता है, या फिर अकोमोडेशन होता है. देखिए अकोमोडेशन जो है, मॉडिफाई जो है, वो एक कीवर्ड है अकोमोडेशन का. जब भी अकोमोडेशन या चेंज की बात आएगी तो आपका अकोमोडेशन होगा आंसर. ऑब्जेक्ट परमानेंस रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग. ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में इसका पढ़ाया था. आगे जब हम सेंसरी मोटर स्टेजेस इसकी पढ़ेंगे तो उसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे. ऑब्जेक्ट परमानेंस का रीजन यही है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का जब बच्चा के पास कोई नॉलेज है
और मतलब नॉलेज इन द सेंस कि उसके पास ऑब्जेक्ट परमानेंसी का जब वो समझने लगता है कि हाँ, जैसे अगर वो किसी टॉय से खेलता है, उस टॉय को जब आपने, अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो वो अपने टॉय को ढूंढने की कोशिश करेगा क्योंकि वो उससे खेलता है। लेकिन अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आपने उसका टॉय छुपा लिया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर पेरेंट्स उसके सामने आते हैं, बहुत छोटे बच्चों को पेरेंट्स का बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं होता कि वो उनको मिस नहीं करता है, लेकिन 1 साल के बच्चे के बाद, 1 साल का बच्चा अगर होगा तो वो उसे पेरेंट्स को याद करेगा, अगर उसके सामने नहीं होंगे तो वो उनको ढूंढेगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट परमानेंस की रेफर इस चीज को करता है। तो अब हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारा। The knowledge that objects continue to exist even if they cannot be seen. Ability to think about and understand concepts without seeing them. इसका आंसर देख लेते हैं डायरेक्टली। देखिए, ऑब्जेक्ट परमानेंस किस चीज को रेफर करता है, वो नॉलेज उन ऑब्जेक्ट्स की जो आपके सामने लगातार हैं, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ दे कैन नॉट बी सीन। आप ऑब्जेक्ट परमानेंस आपके अंदर तब आता है जब आपके सामने कोई चीज कंटिन्यूअसली है और फिर आप उसको, आपके सामने नहीं है तब आप उसको ढूंढते हो, दैट मीन्स आपके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी स्टेज आ चुकी है। स्कीमा क्या होता है? Building blocks of knowledge, category of knowledge that allows us to interpret and understand the world. जब आपकी knowledge आपको इस capability में ले आए कि आप चीजों को interpret कर पाए, understand कर पाए चीजों को, that's called schema. तो ये था मेरा आज का लेसन। एंड द नेक्स्ट लेसन में मैं कुछ इसकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कराऊंगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।